दुनिया में ऐसे केस शायद बहुत कम होते होंगे। एक शख्स है जो कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसने कहा कि मैंने कत्ल किया है, तरीका बता रहा क्या क्या है। पुलिस की हिरासत में है वो, लेकिन आज करीब हफ्ता हो गया पुलिस उसे थाने में रखे हुए, न कहीं जाने देती ना आने देती है, बीच में कुछ देर के लिए छोड़ देती है, लेकिन कागज पर उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाती है। और फिर रिकॉर्ड पे पुलिस कहती है कि देखिए वो डिटेन तो है, मतलब हिरासत में, लेकिन हमने उसको अरेस्ट नहीं किया, हमने उसको गिरफ्तार नहीं किया। और ये एक टेक्निकल टर्म है, क्योंकि अगर पुलिस किसी को अरेस्ट शो करती है पेपर पर, कागज़ पर, या गिरफ्तार कर लेती है, तो विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में पेश करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर पुलिस कहती है कि हमने किसी को डिटेन किया, अरेस्ट नहीं किया, तो फिर कोर्ट में पेश करने का मतलब नहीं। और डिटेन का मतलब ये है कि बुलाया, पूछताछ जारी है, पर गिरफ्तार नहीं है। तो एक शख्स जो कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है और पुलिस कह रही है कि मैंने उसको गिरफ्तार नहीं किया, और वो पुलिस थाने में ही है। एक शख्स कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन लाश का आता पता नहीं है, अब पुलिस क्या करे। एक शख्स जो कह रहा है मैंने कत्ल किया, और जिस बीवी का उसने कत्ल किया वो वाकई गायब है 16 जनवरी से, मतलब 11 दिन हो गए। लेकिन कातिल के इकबारे जुर्म के बावजूद पुलिस मर्डर का मुकदमा दर्ज करने से बच रही है। यानी कातिल है, उसे अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, कह रहा कत्ल हुआ है, लेकिन कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, और पुलिस यकीन भी नहीं कर रही है। तो फिर हो क्या रहा? तो हो ये रहा है कि पुलिस ने एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है उस महिला की, उस पत्नी की, जिसके बारे में उसका पति कह रहा है मैं उसे मार चुका हूँ। लेकिन पुलिस अभी तक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करके और इस केस की तफ्तीश कर रही है। और जो कातिल कह रहा है मैंने कत्ल किया है, उसको पुलिस कातिल भी नहीं मान रही है और उसे बस डिटेन किए हुए है। तो है ना अजीब केस हर तरह से। यहाँ ये होता है कि कत्ल कोई होता है, पुलिस किसी को पकड़ती है, या कातिल अगर एक जुर्म कबूल कर ले तो पुलिस चैन की सांस लेती है, चलो केस सॉल्व। यहाँ सब कुछ कातिल कर रहा है, कह रहा है, लेकिन पुलिस बेचैन है कि कैसे साबित करेंगे। हैदराबाद पुलिस के इतिहास में ये वो केस है जिसकी जांच में वो पिछले 10 दिनों से या हफ्ते भर से अजीब तरह से उलझी हुई है। ऐसी उलझी हुई है कि हैदराबाद पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि इस केस की तफ्तीश कैसे करें। और अब उसी हैदराबाद पुलिस ने दिल्ली फॉरेंसिक लैब और गुजरात के गांधीनगर फॉरेंसिक लैब और उनके एक्सपर्ट से मदद मांगी है। मदद मांगी है कि आओ और प्लीज़ हमारा ये केस सुलझा दो। ये वही केस है जिसकी कहानी आपको मैं पहले डिटेल में सुना चुका हूँ। हैदराबाद के उस फौजी गुरुमूर्ति की कहानी, जो एक्स आर्मी मैन, और उसकी बीवी माधवी की कहानी। 16 जनवरी को गुरुमूर्ति के बयान के हिसाब से उसने अपनी पत्नी का कत्ल किया। कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े किए, टुकड़े करने के बाद उन्हें बड़े से कुकर में उबाला, और फिर उन टुकड़ों को ले जाकर नदी में फेंक दिया, मछलियों को खिलाया। हड्डियों को उसने एक तरह से चूरा बनाया, उसे भी नदी में फेंक दिया। और माधवी सच में अभी तक लौटी नहीं है, लेकिन पुलिस है कि उसके बयान पर यकीन करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि सबूत तो एक भी नहीं है। तो अब हैदराबाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से मदद मांगी। अब फॉरेंसिक टीम बिना किसी सबूत के कैसे इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचा सकती है? तो इस केस पे हैदराबाद में जिन लोगों से बातचीत की उसमें एक नई चीज़ आई है, और वो ये है कि जिस शातिर तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुरुमूर्ति ने क्राइम सीन को साफ किया है, अब भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को मानना है कि कोई कितना भी साफ कर ले, कुछ ना कुछ तो छोड़ेगा। वही है नज़र और निगाहें। देखते हम सब हैं नज़रों से, पर फॉरेंसिक टीम के पास वो निगाहें होती हैं, या इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के पास, जो बाकी लोगों की नज़रों में नहीं आए वो उनकी निगाहों में कैद हो जाती है। तो एक नई टेक्निक है, बल्कि नई क्या है तो पुरानी, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इसका इस्तेमाल बहुत बार हो चुका है। वो है ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी। तो अब दिल्ली, इसके अलावा गांधीनगर फॉरेंसिक लैब और आपके खुद तेलंगाना की फॉरेंसिक लैब, इनके महारथी अब इस ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी के ज़रिए गुरुमूर्ति का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे?
उनका मानना है कि जो भी सबूत मिलेगा नदी में चांसेस कम है, मिलेगा घर में ही, घर के कोने में ही। तो ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको नंगी आंखों से जो चीज़ दिखाई न दे, वो इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप देख सकते हैं। आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं बिना डीएनए को नुकसान पहुंचाए हुए। तो अब इसी ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर गुरुमूर्ति और माधवी के घर में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जाएंगे और घर के एक एक कोना, एक एक बर्तन, एक एक कपड़े, एक एक बाल्टी से लेके जग, बाथरूम, पाइप, नल, जूते, चप्पल, इन सारी चीज़ों को इस ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी से और उससे नज़र से देखेंगे। और उन्हें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ये टेक्नोलॉजी उनको सुराग दे जाएगी। ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी ऐसे होती है कि जैसे आपने एक कहीं पे ब्लड है, आपने साफ़ कर दिया पानी से, डिटर्जेंट से, केमिकल से, लेकिन फिर भी इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए कुछ ना कुछ ब्लड स्टेन और बाकी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। और जब पकड़ में आती हैं तो फिर उसका डीएनए भी सेफ रहता है कलेक्ट करने के बाद सैंपल के तौर पर। तो ये बड़े काम की चीज़ होती है ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी किसी क्राइम सीन में, किसी इन्वेस्टिगेशन में। और अब पुलिस को यह उम्मीद है कि शायद ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस घर से एक तो ऐसा सुराग मिल जाए जिस पर इस गुमशुदगी या मिसिंग रिपोर्ट को हम मर्डर के केस में कन्वर्ट कर सकें, और जो अब तक उनके पास डिटेन है उसको हम अरेस्ट शो कर सकें। तो ये तो हुई ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी की। अब दिक्कत क्या आ रही है हैदराबाद पुलिस के सामने? दिक्कत ये आ रही है, जिसने इस केस को अजीब सा केस बना दिया, एक अजीब उलझा हुआ केस, नायाब केस। हैदराबाद पुलिस को तजुर्बा ही नहीं कि इस केस को सुलझाएं कैसे। कि जो तफ्तीश की पुलिस ने तो 2-3 नई चीज़ें सामने आई। पहली ये कि गुरुमूर्ति के बयान के हिसाब से 16 जनवरी को उसने अपनी बीवी का कत्ल तब किया जब वो मायके जाने को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, उसे गुस्सा आया, उसने उसका सर दीवार पर मार दिया। यही कहानी थी। और फिर उसके लाश के टुकड़े किए, टुकड़ों को कुकर में उबाला, फिर ले जाकर नदी में फेंक दिया। ये कहानी थी। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि 14 जनवरी को बाकायदा गुरुमूर्ति अपनी पत्नी को लेकर उसे हैदराबाद में उसके घर से कुछ दूरी पर रहने वाली माधवी की बहन के घर गए। ये 4 लोग, गुरुमूर्ति, उसके दोनों बच्चे और माधवी। लेकिन वापसी में वो दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर आया कि तुम जरा मौसी के पास रहो, पोंगल का भी टाइम है, थोड़ा मस्ती करना। अगले दिन फिर ये लोग गए थे मिलने, लेकिन फिर बच्चे को लेकर नहीं आए। और ये था कि बच्चे वापस भी आना चाहते थे, लेकिन गुरुमूर्ति ने मना कर दिया। अब पुलिस को इस बात का शक है कि ये जो मर्डर है ये अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान्ड है। और प्री प्लान्ड क्यों? उसकी वजह ये है कि अगर घर में दोनों बच्चे होते तो शायद गुरुमूर्ति अपनी पत्नी का कत्ल नहीं करता, और अगर कत्ल गुस्से में कर भी चुका होता तो शायद लाश को इस हवानियत तरीके से न उसके टुकड़े करता, न कुकर में उबालता, क्योंकि बच्चे घर में चश्मदीद के तौर पर मौजूद होते। तो इसीलिए पुलिस मानकर चल रही है कि ये एक प्री प्लान मर्डर था। और अगर ये प्री प्लान मर्डर था तो इसका मतलब है कि फिर मर्डर के बाद लाश का क्या करना है ये भी प्री प्लान था और उसने पहले से सोच रखा था। तो पहली चीज़ तो पुलिस को लगती है, लेकिन फिर वही दिक्कत आ रही है कि कहानी तो है कि प्री प्लान है, लेकिन प्रूफ कैसे करें। और कमाल ये है कि डिटेन हुआ पुलिस वालों के सारे सवालों के जवाब गुरुमूर्ति बहुत तसल्ली से दे रहा है, और वो कभी भी इनकार नहीं कर रहा कि मैंने नहीं किया। लेकिन अब पूरी कहानी सुनाने के बाद एक तरह से वो पुलिस वालों से इस सवालिया निशान छोड़ जाता उनका चेहरा देखकर कि मैंने बता दिया, आप जाओ ढूंढो। और पुलिस बेचारे वो मछलियाँ पकड़ पकड़ के परेशान उस लेक में, घर का कोना कोना छान मारा परेशान, तो मिल तो कुछ रहा नहीं है। तो अब पुलिस को ये लगता है कि अगर इस केस को सुलझाना है तो फिर ज़रूरी है कि एक एक चीज़ पर ध्यान दिया जाए जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पहला पुलिस को ये है कि उस कुकर से अब भी कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से जो वहाँ पे विटनेस जिन्होंने कुकर अब पुलिस की कस्टडी में है, उसके हैंडल से लेके उसकी हर चीज़, उसकी सीटी, वो सब जो सफाई की गई है, वो मतलब कोई समझदार इंसान ही कर सकता है या शातिर कर सकता है। बाथरूम की जिस तरीके से सफाई की गई है वो भी प्री प्लान और उस तरीके से ही की गई है।
लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि इस घर से हम आपको कुछ ऐसे सबूत देंगे जो शायद आप नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। और बस एक ही चीज़ का डर है गुरुमूर्ति के, इसी बात का कि जो काम हैदराबाद पुलिस अब तक नहीं कर पाई, नाकाम है, वो कहीं फॉरेंसिक एक्सपर्ट ना करते। उन्होंने जो कहानी सुनाई, जो गुरुमूर्ति ने जो सीक्वेंस बना पूरा चेन, वो सीक्वेंस ये बनाया है। पुलिस अब तक सारी चीज़ें कर रही है, वही मैं कह रहा हूँ कि बस नहीं है तो सबूत है। तो जो सीक्वेंस है पूरे क्राइम का वो ये है कि 15 तारीख की रात को मियाँ और बीवी दोनों उस घर में अकेले थे, वेंकटेश्वर मोहल्ला में, हैदराबाद के। 3 दिन से बीवी कह रही थी मुझे पोंगल पे जाना है घर। गुरुमूर्ति ने कहा नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। और उसके बाद उसने बताया कि झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद अब माधवी तो बयान देने के लिए है नहीं कि उसकी बात को काटे या सही बताए। ले दे के बचा गुरुमूर्ति और घर में कोई विटनेस नहीं है, दोनों बच्चे बाहर। तो उसी की कहानी पे पुलिस बिलीव करेगी, लेकिन उस कहानी की कड़ियों को जोड़ने के लिए उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग और उसकी कहानी सारे को मिलाकर जो फिर सीक्वेंस क्रिएट किया पुलिस ने, वो कुछ ऐसा है कि कत्ल करने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटा गुरुमूर्ति बैठा रहा और उसके हिसाब से वो सोचता रहा। अब जो 1.5-2 घंटा बैठा रहा और सोचता रहा, उसके बाद उसे कुछ आइडिया आया। तो यहाँ पे पुलिस का ये है कि उसने जो चाकू की बात की, तो सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से वो घर से बाहर निकला ही नहीं। तो अब लाश के टुकड़े करने के लिए क्या घर के चाकू का इस्तेमाल किया। और वो अब तक यही कह रहा, हाँ मैं सोचा ही नहीं था, मैं बाहर गया नहीं, तो मैंने घर का ही चाकू इस्तेमाल किया। फिर ये कि उसे कैसे पता लाश के कौन से टुकड़े कैसे काटते हैं, इंसानी लाश के। उसने कहा मैंने कई बार खबरों में देखी, कई बार पढ़ा, बाकी चीज़ें देखा, और मुझे नहीं पता कैसे काटते हैं, लेकिन इतना पता चल गया था मुझे न्यूज़ से और न्यूज़पेपर से या न्यूज़ चैनल से, मैगजीन से, कि ये पॉसिबल है कि इंसान के लाश के कई टुकड़े कर सकते हैं। क्योंकि कई बार स्टोरी आई बैग में लाश, कई बार फ्रिज में लाश, तो इनसे मुझे एक अंदाज़ा था। तो उसने कहा कि वहाँ से मेरे दिमाग में आया, लेकिन दिक्कत तब आई जब आई बोन्स की बातें, हड्डियों की बातें। तो मुझे दिक्कत आई, तो फिर मुझे लगा कि इसको हम बर्नर पे जलाते हैं और फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल जल जाए तो फिर उसे तोड़कर उसका चूरा बनाएंगे। सोचिए। तो उसके हिसाब से उसने इसीलिए पहले टुकड़े किए, और उसने उतने टुकड़े करता था एक बार में जितने उस कुकर में समा जाए। और जब वो उस कुकर में काफ़ी देर तक उसको उबाल लेता तो फिर दूसरी खेप डालता, फिर तीसरी डालता। उसके हिसाब से उसने तब तक बोन्स को हाथ नहीं लगाया जब तक सारे लाश के टुकड़ों को काट कर कुकर में उबाल नहीं दिया था। जब ये सारा काम हो गया तब उसने उसको एक बैग में रखा, और उसके बाद उसने फिर उन हड्डियों पे काम करना शुरू किया। और उसे पता नहीं था कैसे तोड़ें, काटे, जो भी, सोच के भी अजीब लगता है। तो उसने स्टोव के बड़े वाले बर्नर पर उसको रख के उसको तब तक जलाया जब तक उसे लगा कि ये कमज़ोर ना हो जाए, अब टूट सकता है। और फिर उसने उस तरीके से उसका भी जो बुरादा बनाया। और ये सब करने के बाद जो पुलिस की सीक्वेंस है वो ये है कि इसने अलग अलग किश्तों में नहीं किया, जैसे श्रद्धा या आफ्ताब पूनावाला केस में हुआ या बाकी कई केसों में। उसे डर था कि अगर अलग अलग किस्तों में लेकर जाएंगे, तो ये भी पता है कि आजकल ऐसी खबरें बहुत आती हैं, और फिर घर में बीवी है नहीं, पड़ोसी पूछेंगे इतने दिन से कहाँ गायब है, बच्चे भी नहीं है। तो उसे लगा कि बार बार किस्तों में ले जाकर फेंकने में ख़तरा ज़्यादा है, एक बार ले जाने में फेंकने में ख़तरा कम है। और वैसे भी अब वो लाश सिमट कर एक पोटली में रह गई थी, क्योंकि जिस तरीके से उसने उबाला और बाकी चीज़ें की। तो अब ये भी नहीं कि बहुत बड़ा कोई बैग और थैला उसकी ज़रूरत है, क्योंकि लाश के तो टुकड़े छोटे छोटे हो चुके थे और उबालने के बाद सिकुड़ भी गए थे। तो एक ही बार में उसने तय किया, पर उसे घर से निकलने से पहले पता था कि ये इनको कहाँ ले जाना है। उसके दिमाग में ये भी था कि इन टुकड़ों को भी कभी किसी के हाथ न लगे, आगे चलकर पुलिस के हाथ न लगे, क्योंकि उसके दिमाग में था कि बीवी मिसिंग है, ससुराल वाले फ़ोन कर रहे हैं, कल को पुलिस आएगी, जांच होगी, तफ्तीश होगी, तो अगर कहीं से मिल गया तो वो फंस सकता है। और ऑलरेडी वो आर्मी में लंबे वक्त तक काम कर चुका था, नायब सूबेदार के तौर पर। तो उसने कहा एक बार में जाएंगे, और दूसरा ऐसी जगह अब इनको फेंकेंगे जो किसी जानवर या मछली इस तरह की चीज़ों का निवाला बन जाए और कुछ बचे ही नहीं, क्योंकि हड्डियाँ थी नहीं। फिर उसे याद आया कि इस लेक का पानी और उसका बहाव बहुत तेज़ है,
और वहाँ मछलियाँ भी बहुत थी। तब इसने तय किया और फिर शाम को सुनसान जब सब कुछ था तब उसने जाकर उस लेक में फेंक कर और वापस चला आया। इसके बाद उसने लगातार उस घर की कई घंटों तक सफाई की, क्योंकि उसे मालूम था कहीं कुछ ना मिल जाए। यहाँ तक कि बाथरूम में जो पानी का पाइप जहाँ से जाता उस तक में हाथ डालकर सफाई की। और इस सफाई की वजह से फिर कुछ मिला नहीं। जितने बर्तन थे, जो बर्नर थे, हर एक चीज़ को एक एक चीज नोट कर करके उसने साफ किया था। तो ये पुलिस के पास पूरा सीक्वेंस है उसके बयान के आधार पर और बाकी सीसीटीवी कैमरे के आधार पर। लेकिन लगभग हफ्ता बीत गया, लेक से मिलने की कुछ उम्मीद कम है, ना के बराबर है। अब दूसरा ये है कि अगर वाकई वो जिंदा है, क्योंकि अब तक मिसिंग की कंप्लेंट चल रही है, यानी कि माधवी को पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन माधवी मिली नहीं, माधवी का मोबाइल भी नहीं है। तो जैसे जैसे दिन बीत रहा है, इसका मतलब है कि ये जो गुरुमूर्ति बोल रहा है ये सच बोल रहा है कि उसने बीवी को मार डाला। लेकिन उस सच पे कैसे मुहर लगाएं, सबूत तो है नहीं, तो क्या करें फिर? तो फिर ये करें कि पहले जब तक कोई प्रूफ, एक भी सबूत अगर माधवी के जिंदा न होने का हैदराबाद पुलिस के हाथ में लगा है, उसी वक्त ये केस मिसिंग से मर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वो एक भी सबूत, मतलब एक भी सबूत अभी तक हाथ ही नहीं लगा है। और इसीलिए एक कमाल का केस है ना ये, कि पुलिस मान कर चल रही है कि मर्डर का केस है, कातिल उसके पास है, लेकिन उस मर्डर के केस को रजिस्टर करने से बच रही है। कल को माधवी लौट आई तो क्या होगा? फिर लोग क्या कहेंगे? अदालत में तो धज्जियां उड़ जाएंगी, गुरुमूर्ति पता नहीं अलग मुकदमा कर दे। लेकिन गुरुमूर्ति अगर ये सब कुछ सच कह रहा है तो क्या सोच के कह रहा है कि पुलिस को कुछ मिलना नहीं? और अगर वो झूठ बोल रहा है तो यहाँ भी एक परेशानी, क्योंकि पुलिस का कहना है कि हम 100% उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसे हैं कि हम उस पर भरोसा ना भी करें तो क्यों ना करें। तो अब दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो भरोसा भी करना और नहीं भी हो रहा है, लेकिन सबूत नाम की चीज़ नहीं है। और यही वजह है कि हैदराबाद पुलिस इस अनोखे केस में उलझ कर रह गई है कि भैया मर्डर का मुकदमा कैसे दर्ज करूं, उसको कैसे अरेस्टिंग दिखाऊं, कब कोर्ट में पेश करूं। एक सबूत, सिर्फ एक सबूत चाहिए, और इसीलिए इस एक सबूत के लिए बाकायदा हैदराबाद, तेलंगाना, दिल्ली, गांधीनगर, उनकी फॉरेंसिक टीम सबसे मदद मांगी गई। और गांधीनगर और दिल्ली की फॉरेंसिक टीम शायद हैदराबाद पहुंचने वाली है। अब यही होप है हैदराबाद पुलिस को, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जो एश्योरेंस दिया वो ये कि कातिल कितना भी होशियार हो, एक सबूत तो छोड़ जाता है। तो अगर उस घर से एक भी लाश का कोई टुकड़ा, हड्डियों का कोई टुकड़ा या बुरादा या खून का एक कोई भी कतरा किसी जगह पे ब्लू स्टार टेक्नोलॉजी के ज़रिए या किसी और चीज़ में मिल गया और फिर वो माधवी के पेरेंट्स के डीएनए से मैच कर गया, तो फ़ौरन पुलिस मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लेगी। पहला काम है। हालांकि इस केस को फिर अदालत में प्रूफ करना वो लंबा काम है, लेकिन अभी पुलिस वहाँ तक तो सोच ही नहीं रही। अभी तो ये सोच रही है कि गुरुमूर्ति का क्या करूँ, कब तक डिटेन करके रखूँ। और अगर गुरुमूर्ति अभी पहुँच जाता है कहीं कोर्ट कि पुलिस न जी मुझे गिरफ्तार दिखा रही है और ना मुझे घर जाने दे रही है, मैं क्या करूँ, तो पुलिस वालों पर एक्शन हो जाएगा। तो इतना भटका हुआ केस है कि हैदराबाद पुलिस को इसका तजुर्बा ही नहीं था। अब तजुर्बेकार लोगों को इसीलिए ढूंढा जा रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन कमाल है, जो शुरू में आपको बोला, कातिल है, लाश नहीं। मर्डर मान के चल रही है पुलिस, पर मर्डर का मुकदमा नहीं। ये भी मान के चल रही है कि कत्ल 302 का मामला दर्ज होना चाहिए, मामला मिसिंग का है। मतलब हर चीज़ उलट पुलट है, लेकिन जांच जारी है। बड़े बड़े टेढ़े और पेचीदा केस इसी तरीके होते हैं क्राइम की दुनिया में और पुलिसिंग के पूरे काम में और इन्वेस्टिगेशन। देखिए इस पर जब भी जो भी अपडेट आता है, उम्मीद यही है कि जो हमारी फॉरेंसिक टीम है शायद कोई ना कोई उस अपनी निगाहों से और नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए वहाँ तक पहुँचे, और क्या पता ये सबूत हो सकता है मे भी कल या परसों तक सामने आ जाए। और सामने आए तो फिर पूरी कहानी सामने आएगी, क्योंकि अभी तक कहानी एक तरफा आ रही है।